नमस्कार दोस्तों, ज्योग्राफी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम। पिछली क्लास में आपने मरु विकास कार्यक्रम की बात की थी, अर्थात मरुस्थल के प्रसार को रोकना। आज हम पढ़ेंगे जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, अर्थात आपको मालूम होना चाहिए कि जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत क्यों की गई थी। तो मैं बता दूं, नाम से स्पष्ट हो रहा है, जो जनजातीय समूह है, इन जनजातीय समूह अर्थात पिछड़े जो क्षेत्र है या पिछड़े क्षेत्रों में रहने वाली आदिम जो जनजातीय समूह है, आदिम जनजातियां हैं, उन जनजातियों को या उन जनजातीय समूह का विकास करने के लिए, उनका उत्थान करने के लिए जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम की क्या की गई है, शुरुआत की गई है। अगर हम बात करें तो जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम जो है उन क्षेत्रों में चलाया जाता है जहां पर लगभग 50% जो जनसंख्या है वो इन जनजातीय समूह की पाई जाती है। उन क्षेत्रों में इस जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम को क्या किया जाता है, संचालित किया जाता है। अगर हम बात करें जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम की, तो इसके उद्देश्य की बात करें कि क्या उद्देश्य था, किस उद्देश्य के लिए इस जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम को क्या किया जा रहा है, संचालित किया जा रहा है। तो बात करें जनजातीय और अन्य क्षेत्रों के बीच विकास स्तर के अंतर को कम करना, अर्थात एक तरफ पिछड़ी जनजातियां हैं, दूसरी तरफ अन्य दूसरा वर्ग या लोग हैं जिनके विकास स्तर में जो अंतर पाया जाता है, अर्थात जो अंतर या जो भेदभाव पड़ के हैं, अर्थात विकास का स्तर में जो अंतर हमें देखने को मिलता है, उस अंतर को कम करना और जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम की क्या की गई है, शुरुआत की गई है। अर्थात जनजातीय और अन्य दूसरे क्षेत्रों के बीच, यानी एक पिछड़ी जनजातीय समूह के बीच समूह और अन्य दूसरे क्षेत्र के लोगों के बीच विकास के स्तर में जो अंतर हमें देखने को मिलता है, उस अंतर को कम करने और जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम की क्या की गई है, शुरुआत की गई है। अब हम देखें इन जनजातीय समूह के लोगों की संख्या जो है वो भारत में कितनी है, कितने प्रतिशत भाग पर यानी कि ये फैले हुए हैं, उसकी अपन बात करें तो 2011 की जो जनगणना है, उस 2011 की जनगणना के अनुसार हम देखें तो इन जनजातीय समूह की कुल जो संख्या है 182.81 लाख है। किसके अनुसार है? 2011 की जो जनगणना है, उस जनगणना के आधार पर अगर देखें तो इन जनजातीय समूह की टोटल जो जनसंख्या है वो 182.81 लाख है। जो अपन ये कह सकते हैं कि कुल जनसंख्या जो है भारत की, कुल जनसंख्या जो है उसका 8.61% क्या है, ये जनजातीय समूह है। अर्थात हमारे देश की टोटल जो जनसंख्या है 121.02 करोड़, इस 121.02 करोड़ का 8.61% इन जनजातीय समूह का है। एक तो ये ध्यान रखना। इसके अलावा अगर अपन देखें तो ये कह सकते हैं कि भारत में इन जनजातीय लोगों की जो संख्या है सबसे ज्यादा कहाँ पे देखने को मिलती है, तो अपन बात करें, एक तो है लक्षद्वीप जहाँ पे 94.90% और एक है मिजोरम। देखो लक्षद्वीप और मिजोरम, लक्षद्वीप और मिजोरम 94.80%। और अगर हम बात करें मिजोरम की, तो मिजोरम में है 94.43%, 94.43%
43%। अर्थात अपन कहें इन जनजातीय समूह की भारत में सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है वो लक्षद्वीप में पाई जाती है। लक्षद्वीप की बात करें तो यहाँ पे 94.80% जनसंख्या इन जनजातीय समूहों की है। मिजोरम की बात करें तो यहाँ पे लगभग 94.43% जनसंख्या। इसके अलावा आप कह सकते हैं नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड है, मेघालय है, अरुणाचल प्रदेश है, इनमें भी इन आदिवासी जनजातीय लोगों की संख्या जो है उसका जो प्रतिशत है वो क्या पाया जाता है, अधिक पाया जाता है। तो आपको याद रखना है, क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया जाए कि भारत में जनजातीय क्षेत्रों की जो जनसंख्या है वो सबसे ज्यादा कहाँ पे पाई जाती है, तो आप कहेंगे लक्षद्वीप में। दूसरे नंबर की अगर बात करेंगे तो मिजोरम में 94.43% के साथ ये कहें। राज्यों की दृष्टि से देखें तो पहले नंबर पे केंद्र शासित प्रदेश में बात करें तो लक्षद्वीप क्या आता है, फर्स्ट नंबर पे आता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो देखो देश के 10 राज्यों के 19 जिलों में जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत 50% से क्या है, अधिक है। अगर हम बात करें देश के लगभग कितने राज्य, 10 राज्यों के 19 जिलों में, 10 राज्यों के 19 जिलों में इन जनजातियों का जो प्रतिशत है वो लगभग कितना पाया जाता है, अपन कहें तो 50% से क्या है, अधिक इन जनजातियों का प्रतिशत पाया जाता है। और इनमें से कुछ तहसीलें तो ऐसी हैं जिनमें लगभग इन जनजातीय समूह का पूर्ण बहुमत क्या होता है, पाया जाता है। याद रखना देश के 10 राज्य 19 जिले जिनमें इन जनजातियों का पूर्ण बहुमत क्या होता, जनजातियों का अपन कहें कि 50% से अधिक जनसंख्या इनकी पाई जाती है। कुछ जिले ऐसे हैं, कुछ तहसीलें ऐसी हैं जिनमें इनका जो प्रतिशत है पूर्णतः इनका बहुमत क्या होता है, पाया जाता है। अगर हम बात करें इन जनजातियों की तो इन जनजातियों की सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो क्षेत्र है वो कौन सा है, उस पर बात करें, क्षेत्र की बात करें तो आप कहेंगे एक तो आता है आपके भारत का जो उत्तरी पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र है, कौन सा, भारत का उत्तरी पूर्वी पहाड़ियां। यहाँ पे अगर बात करें तो इनका प्रतिशत, इनकी जनसंख्या क्या पाई जाती है, अधिक पाई जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें मेघालय का कार्बी एंग्लोंग का पठार। दूसरा क्षेत्र ये है जहाँ पे इन जनजातियों का समूह अधिक पाया जाता है। इसके अलावा बात करें छोटा नागपुर का पठार, नेक्स्ट है अरावली की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां, अरावली की पहाड़ियां हैं। और अरावली की पहाड़ियों में अगर बात करें अपन तो मुख्य रूप से आबू और कोटड़ा जो तहसीलें हैं, ये दो मुख्य तहसील हैं, एक तो आबू और एक कोटड़ा तहसीलें, ठीक है। ये महत्वपूर्ण है मुख्य रूप से राजस्थान में जो अरावली पर्वत श्रृंखला है, अरावली की जो पहाड़ियां हैं, इनमें आबू और कोटड़ा जो तहसीलें हैं, ये तहसीलें इन जनजातीय क्षेत्रों का महत्वपूर्ण या समूह मुख्य रूप से क्या होता है, पाया जाता है। इन क्षेत्रों में मुख्य रूप से जनजातियों का समूह अधिक पाया जाता है। भारत का उत्तरी पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र, मेघालय का कार्बी एंग्लोंग का पठार, छोटा नागपुर का पठार, अरावली की पहाड़ियां, आबू का कोटड़ा। और अरावली की पहाड़ियों में आबू और जो कोटड़ा तहसीलें हैं वो महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो देश के 19 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में ऐसी उप योजनाओं के क्षेत्रों की पहचान की गई है। अर्थात हम बात करें लगभग
देश के 19 राज्यों में और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में क्या की गई है, 2 केंद्र शासित प्रदेशों में ऐसी उप योजनाओं अपन कहें टीएसपी क्षेत्र, टीएसपी एरिया की पहचान की गई है। अर्थात ऐसे क्षेत्रों की देश के 19 राज्यों में और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में उप योजनाओं हेतु इन क्षेत्रों की क्या की गई है, पहचान की गई है, जिनमें अगर अपन देखें तो एक तो आता है मध्य प्रदेश, एक आता है छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, झारखंड, गुजरात, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। राजस्थान की बात करेंगे तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर और सिरोही जिलों की 19 तहसीलें और 23 पंचायत समितियां इन क्षेत्रों में क्या है, स्थापित है या स्थित है। तो मुख्य रूप से राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का डूंगरपुर, बांसवाड़ा, राजस्थान का डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर और प्रतापगढ़, ये गए डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर और सिरोही, ये राजस्थान के कुछ क्षेत्र हैं जो इन उप योजनाओं टीएसपी क्षेत्रों के अंतर्गत, जब अपन कहें तो टीएसपी एरिया के अंतर्गत ये आते हैं। अब हम बात करें मुख्य रूप से इन जनजातीय उप योजनाओं के निर्माण में किन किन बातों का ध्यान रखा गया है, अर्थात ये जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम जो बनाया गया है, संचालित किया जा रहा है, इसमें मुख्य रूप से किन बातों का ध्यान रखा गया है। तो इसमें ये बताया गया है कि इसका जो लाभ होना चाहिए, लाभ सामान्य लोगों विशेषकर सबसे कमजोर वर्ग तक क्या होना चाहिए, पहुंचना चाहिए। यानी ये उप योजनाएं जो है, इन उप योजनाओं का जो लाभ है, इसका लाभ, उप योजनाओं का लाभ ये कहें सामान्य वर्ग तक के लोगों तक क्या होना चाहिए, पहुंचना चाहिए। अर्थात इस योजना, इन योजनाओं के तहत कोई भी योजना संचालित की जा रही है तो उस योजना का जो लाभ है वो हर वर्ग, हर व्यक्ति तक क्या होना चाहिए, पहुंचना चाहिए। सामान्य लोगों विशेषकर सबसे कमजोर वर्ग तक पहुंचे। इसमें स्थानांतरित कृषि, दक्षिणी राजस्थान में वालरा कृषि, मजदूरी, बंधुआ मजदूरी, भूमि स्थानांतरण, ऐसी समस्याओं और ऋण विपणन, वानिकी, सड़क निर्माण आदि कार्यक्रमों पर क्या किया गया, इसमें विशेषकर ध्यान दिया गया है। अर्थात हम बात करेंगे इन जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत स्थानांतरित कृषि के ऊपर क्या किया गया है, बल दिया गया है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की बात करेंगे तो यहाँ पे वालरा कृषि के ऊपर क्या किया गया है, बल दिया गया है। इसके अलावा भूमि स्थानांतरण जैसी जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं के निस्तारण हेतु क्या किए गए हैं, इस योजना के अंतर्गत प्रयास किए गए हैं। तो ये थे मुख्य रूप से जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, जिसमें उद्देश्य आपने पढ़ा मुख्य रूप से किन क्षेत्रों में ये मुख्य रूप से संचालित किया जा रहा है, देश की कितनी जनसंख्या इन जनजातीय क्षेत्रों की है, जनसंख्या, भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत इन जनजातीय क्षेत्रों के अंतर्गत आता है, उप योजनाओं में कौन से क्षेत्रों को मुख्य रूप से भारत में चुना गया है या किन क्षेत्रों की टीएसपी एरिया में पहचान की गई है, इसके बारे में आपने इसमें पढ़ा। नेक्स्ट जो है अगली क्लास में। धन्यवाद।